हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को सिद्ध किया था जिसका नाम था थेल्स प्रमेय, यानी कि थेल्स थ्योरम। इसको हम लोग और नामों से भी जानते हैं। इसे हम लोग कहते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, या फिर इसे शॉर्ट में बीपीटी कहा जाता है। आज हम उसी थेल्स प्रमेय का उल्टा पढ़ने वाले हैं, यानी कि विलोम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम, यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को बहुत अच्छे से अगर समझना है तो कल का थ्योरम जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस थ्योरम को देखिएगा। फिलहाल इस थ्योरम को सिद्ध करने से पहले मैं थेल्स प्रमेय के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ताकि ये थ्योरम बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहां पर मैं एक त्रिभुज लेने वाला हूं। यहां पर एक त्रिभुज है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैं मान ले रहा हूं कि ए बी सी है। तो थेल्स ने ये बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींच देंगे, जैसे यहां पर अगर BC के समांतर रेखा यहां खींच दें तो मान लीजिए कि DE है। तो जैसे ही BC के समांतर DE होगा, यानी कि BC समांतर DE, तो अन्य दो भुजा जो है यानी कि AB और AC, ये दो समान अनुपात में विभाजित हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही था थेल्स का नियम। कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से टाइम लेकर के एक्सप्लेन किया है, और भी उसमें अन्य बातें भी मैंने बताई है। तो ये था थेल्स का नियम। अगर किसी त्रिभुज में आप एक भुजा की समांतर रेखा खींच देंगे तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, और यही था थेल्स का नियम। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, जैसे ये जो रेखा है ना, इस त्रिभुज में अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कल की क्लास में मैंने ये पढ़ा था कि अगर BC समांतर DE है तो ये हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे, अगर समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो तीसरी रेखा इस रेखा के समांतर होगी। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर इसको मिटा दे, फिर से बना दे। तो देखिए, यहां पर एक त्रिभुज ले लीजिए, और इसका नाम है ABC, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन और खींचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये D है और ये E है। तो अब जो जो मान है दिया है उसको पहले लिख लें। यहां लिखेंगे दिया है, क्या क्या पता है यहां से पढ़िए और वहां पर दिख रहा होगा। जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ये जो रेखा है ना, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो रेखा D है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि जो रेखा है D वो AB और AC को इस तरह से बांटती है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो सिद्ध करना है, सिद्ध
करना है, सिद्ध यही करना है कि DE समांतर क्या BC होगा। तो चलिए अब हम यहां पर थोड़ी सी क्या करेंगे, रचना, इसको सिद्ध करने के लिए। देखिए यहां पर रचना बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको, थोड़ा सा ये काम करना है। जैसे हमें तो सिद्ध करना है कि D समांतर BC है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार अगर तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वहां से भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम मान के चलते हैं कि यहां पर BC के समांतर एक रेखा है, BC के समांतर एक रेखा है। तो मान लीजिए ये कौन सा पॉइंट है, यम, ठीक है। तो रचना में यही है कि DM समांतर BC, ये रचना है आपका, ठीक। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। यहां लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या करना है, थेल्स ने यही बताया था कि अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच देंगे, वैसे लग तो नहीं रहा लेकिन हम मान के चल रहे हैं, BC के समांतर अगर DM है तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो अब यहां लिखेंगे चूंकि DM समांतर क्या है, BC, अगर DM समांतर BC है तो इसलिए हो जाएगा, इसलिए AD बटा DB, AD बटे DB बराबर AM बटा MC, AM बटा MC, और इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ये तो सिंपल है। और कोष्टक में यहाँ क्या लिख लेंगे, ये थेल्स थ्योरम है, ठीक, यानी कि थेल्स प्रमेय का ये नियम है। तो ये एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हम यहां से बना लेंगे जो दिया गया है, लिखेंगे AD बटा DB DB बराबर AE बटा EC, और इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं और यहां लिख सकते हैं ये मान दिया गया है, हम अपने से नहीं ले रहे। तो अगर इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखें तो इन दोनों समीकरण में एक पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल हो चुका है, बराबर हो चुका है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी दो समीकरण में एक पक्ष बराबर हो जाए तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि एक पक्ष बराबर है तो वो भी बराबर, तो हो जाएगा AM बटा MC बराबर AE बटा EC। तो यहां पर आ चुका है कि AM बटा MC बराबर AE बटा EC। तो अब इसके आगे देखिए, चलिए यहां से देखते हैं। तो AM बटे MC बराबर AE बटे EC, ये राइट हैंड साइड वाला इक्वल हो चुका। अब ये जो आया है वहां पर देखिए AM बटा MC, AM बटा MC बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो आया है यहां पर कि AM बटा MC, तो अगर हम यहां दोनों पक्षों में एक जोड़ दें तो क्या हमें एक नया रिजल्ट मिलेगा, आइए चेक करते हैं। AM बटा MC, अगर हम यहां एक जोड़ दें और बराबर, अगर एक इधर जोड़ रहे हैं तो एक उधर भी जोड़ेंगे, AE बटा EC प्लस 1। हम दोनों पक्षों में एक इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि हमें भुजा AC मिल जाए, और जब भुजा AC मिलेगा तो हमें एक नया रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहां तिर्यक गुणा होगा तो AM प्लस MC बटे क्या MC बराबर AE प्लस EC, तिर्यक गुणा हो रहा है और बटे में EC आने वाला है, तो आ गया। तो AM प्लस MC, AM
प्लस एम सी मिल करके क्या हो जाएगा ए सी, और बटे में कौन है एम सी। ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी मिल करके क्या हो जाएगा ए सी, और बटे में यहाँ कौन है ई सी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखा जाए तो ऊपर जो ए सी है ये दोनों पक्षों में है, ये तो कट गया ऊपर से ऊपर, तो जो नीचे है वो बराबर ही हो जाएगा। एम सी बराबर क्या ई सी। तो एम सी और ई सी बराबर है, तो ये चीज वहां पर दिख रहा है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। एम सी बराबर ई सी यहां बराबर है, लेकिन यम और ई अलग अलग जगहों पर है। क्या ऐसा वास्तव में संभव है? नहीं। अगर एम सी और ई सी बराबर है, एम सी और ई सी बराबर है, तो इसका एक ही निष्कर्ष निकल सकता है कि यम और ई अलग अलग बिंदु नहीं है, एक ही बिंदु है, बस वो अलग अलग दिख रहा है। तो यहां लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब बिंदु ई व यम संपाती हो। संपाती का मतलब एक ही जगह हो, संपाती हो, या यम सी बराबर ई सी तभी हो सकता है जब रेखा डीएम व डीई संपाती हो, संपाती रेखा हो। ठीक, संपाती रेखा हो। इसलिए डीएम और डी एक ही रेखा है, वो अलग अलग नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डीई है वो समांतर हो जाएगा किसके, बीसी के। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहां पर डी समांतर बीसी है और यहां डी समांतर बीसी आ चुका है। ये क्यों हुआ? क्योंकि एमसी और ईसी तो एक ही लाइन है, एमसी और ईसी बराबर हैं, एमसी और ईसी बराबर हैं, तो हमें पता चल गया कि यम और ई संपाती बिंदु हैं। तो यम और ई संपाती बिंदु का मतलब यही है कि डीई और डीएम एक ही लाइन है, और जब डीएम और डीई एक ही लाइन है तो डीएम समांतर क्या हो जाएगा, बीसी। क्यों? क्योंकि यहाँ भुजाओं का अनुपात क्या था, बराबर, और भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ गया तो थिल्स ने बताया था कि रेखाएं भी क्या हो जाएंगी, समांतर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो थिल्स ने जो बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। आज उसी का उल्टा थ्योरम मैंने पढ़ा कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर भी होगी। तो उम्मीद है कि जो कल का थ्योरम था और जो आज का थ्योरम है, दोनों में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा, और दोनों थ्योरम क्या है ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।